पाकिस्तान इस वक्त एक माशी बहरान से घिरा हुआ है और पिछले 2 साल से इसके डिफ़ॉल्ट होने की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये कोई पहला माशी बहरान नहीं है। माजी में भी हम एक ऐसी ही सूरत हाल का सामना कर चुके हैं, लेकिन तब बहुत आसानी से पाकिस्तान इस बहरान से निकल गया था और ये सब हुआ था एक शख्स की बदौलत। वो शख्सियत इजाज़ गोहर की है। इजाज़ गोहर ने तब किस तरह पाकिस्तान को बहरान से निकाला, इसका विजन 2030 क्या है और इसको किस बड़े ओहदे के लिए आगे नामजद किया जा रहा है, इस सब पर हम बात करेंगे आज की वीडियो के अंदर। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पाकिस्तान सागा में आपको खुश आमदीद। ये बात है 2010 की। उस वक्त पाकिस्तान एक गंभीर सूरत हाल से दो चार था। मुल्क के अंदर एक तरफ जा बजा दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे थे और हुकूमत और फ़ौज उन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ लड़ने में मसरूफ़ थी। दूसरी तरफ मुसलसल 2 साल तब मुल्क के अंदर सुपर फ्लड्स आए थे और मुल्क की ज़राअत भी तबाही के दहाने पर थी। तीसरा, कैरी लूगर बिल की वजह से अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे और वहाँ से किसी किस्म की इमदाद नहीं आ रही थी। और चौथा, पूरी दुनिया जो है वो आलमी कसाद बाजारी का शिकार थी और दोस्त ममालिक भी पाकिस्तान की मदद करने से कासिर थे। मुल्क के ज़रा मुबादला के ज़खायर नीचे जा रहे थे और मुसलसल कर्ज लेने की ज़रूरत पेश आ रही थी। लेकिन ऐसे में कुदरत ने पाकिस्तान की मदद की और 2010 के अंदर एप्टमा आल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के इलेक्शन के अंदर जो नए पैट्रन इन चीफ मुंतखब हुए उनका नाम इजाज़ गोहर था। इजाज़ गोहर एक मारूफ इंडस्ट्रियल घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और ये 1966 में कराची के अंदर पैदा हुए। 24 साल की उम्र में अपने वालिद से अलहदा इन्होंने कारोबार शुरू किया और लाहौर के अंदर अपनी बेस बनाना शुरू की। इजाज़ स्पिनिंग मिल बाई फेरू, इजाज़ टेक्सटाइल मिल शेखुपुरा, मुख्तलिफ सनती यूनिट इन्होंने लगाए। जब ये 2010 के अंदर एप्टमा के चेयरमैन मुंतखब हुए तो ये मुख्तलिफ तजावीज़ लेकर उस वक्त के सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के पास गए। इन्होंने उन्हें कहा कि अगर इनकी तजावीज़ के ऊपर हुकूमत अमल दरामद करती है तो सिर्फ 2 साल के अरसे के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 10 अरब डॉलर बढ़ा दी जाएंगी बल्कि पाकिस्तान मौजूदा माशी बहरान से भी निकल सकता है। हुकूमत जो पहले ही माशी बहरान से बहुत ज़्यादा परेशान थी, उसके लिए ये मंसूबा डूबते को तिनके का सहारा था। फौरी तौर पर इजाज़ गोहर से तजावीज़ तलब की गई और इनके ऊपर मनो अन अमल दरामद शुरू कर दिया गया। टेक्सटाइल सेक्टर को ना सिर्फ टैक्स के अंदर छूट दी गई बल्कि बिजली की मुसलसल फराहमी यकीनी बनाई गई। अगरचे उस वक्त पाकिस्तान तवानाई बहरान का शिकार था, लेकिन टेक्सटाइल फीडर के ऊपर लोड शेडिंग नहीं की जाती थी। उसके अलावा यूरोपियन मुल्कों को कहा गया कि हमें आपकी इमदाद नहीं बल्कि तिजारत चाहिए। इसके अलावा मगरबी ममालिक से कहा गया कि हमें आपकी इमदाद नहीं चाहिए बल्कि तिजारत चाहिए। नॉट एड बट ट्रेड का मशहूर नारा उस वक्त लगाया गया और मगरबी ममालिक से मुख्तलिफ मराहत हासिल की गई। इस टेक्सटाइल पॉलिसी का नतीजा 2 साल के कलील अरसे में निकल कर सामने आ गया। ना सिर्फ पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो थी वो 10 अरब डॉलर तक बढ़ गई बल्कि पाकिस्तान के अंदर ज़राई इंडस्ट्री ने भी ग्रो किया और पहली बार तारीख के अंदर किसानों को 350 अरब रुपए का ज़र मुबादला जो था वो मुंतकिल हुआ। पाकिस्तान की बरामदात जो 20 अरब डॉलर पर थी वो बढ़कर 30 अरब डॉलर हो गई और ये जो 10 अरब डॉलर का गैप था ये एग्जैक्टली वही फिगर थी जो हुकूमत को चाहिए थी मुल्क की इकॉनमी चलाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती के 2013 के अंदर इसाक डार दोबारा वज़ीर ख़जाना बन गए। उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को एक्सपोर्ट से इंपोर्ट के ऊपर शिफ्ट कर दिया और उसका नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान एक डॉलर के लिए मुख्तलिफ मुल्कों के आगे हाथ फैला रहा। इजाज़ गोहर को किस ओहदे के लिए नामजद किया जा रहा है इस पर बाद में बात करेंगे। पहले हम बताते हैं आपको कि इजाज़ गोहर का विजन 2030 क्या है। इजाज़ गोहर के मुताबिक कि कोई भी इकॉनमी जो इंपोर्ट के ऊपर बेस करती है वो किसी भी मुल्क को दिवालिया करने के लिए काफ़ी होती है,
क्योंकि इंपोर्ट्स के अंदर आप डॉलर बाहर भेजकर उससे चीज़ें मुल्क के अंदर मंगवाते हैं, और वह जब ये इंपोर्ट्स मुल्क के अंदर आती हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है वो रुपए के अंदर लिया जाता है। यानी आप डॉलर बाहर भेज रहे हैं, कर्ज लेकर बाहर भेज रहे हैं, और जो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर कर रहे हैं। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आपके डॉलर ख़त्म होते जाते हैं और मुल्क जो है वो बैनुल अक़वामी अदायगियाँ नहीं कर सकता और डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ जाता है। जबकि जो एक्सपोर्ट बेस इकॉनमी होती है, जो बरामदात के ऊपर डिपेंड करती है, उस इकॉनमी के अंदर आप अपनी चीज़ें बाहर बेचते हैं और उसके बदले में डॉलर आपको मिलते हैं, क्योंकि तिजारत जो आलमी है उसकी अदायगियाँ डॉलर्स के अंदर होती हैं। तो ना सिर्फ एक्सपोर्ट के ज़रिए आपके मुल्क में डॉलर आते हैं, बल्कि उसके ऊपर जो आप टैक्स लगाते हैं वो भी रुपयों के अंदर आप इकट्ठा करते हैं, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता आप सेल्फ सफिशेंट होते जाते हैं और आपको मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही वो मॉडल है एक्सपोर्ट बेस इकॉनमी का जो बांग्लादेश ने फॉलो किया है, और उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 47 अरब डॉलर पर पहुंची हुई हैं। दूसरा, इजाज़ गौहर का कहना ये है कि अगर टेक्सटाइल शोबे को मुकम्मल मराद दी जाएं, इनकी मुकम्मल इमदाद की जाए, तो सिर्फ 6 साल के अरसे में 2030 तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 40 अरब डॉलर तक बढ़कर जा सकती हैं। और अगर कपड़ा एक्सपोर्ट करने की बजाय उसको मुल्क के अंदर सीकर एक्सपोर्ट किया जाए तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री की मद में 10 अरब डॉलर मज़ीद आ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो इस वक्त 27 अरब डॉलर पर हैं, ये बढ़कर 50 अरब डॉलर तक जा सकती हैं। और गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो है ये इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श इदारा है। बांग्लादेश की 47 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट में से 30 अरब डॉलर सिर्फ गवर्नमेंट्स की मद में कमाया जा रहा है। अगर ऐसा करने में पाकिस्तान कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान का ना सिर्फ तिजारती खसारा कम हो जाएगा, बल्कि करंट अकाउंट भी सरप्लस के अंदर चला जाएगा, और अगले 3 या 4 साल बाद हमें मज़ीद कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से कुछ मांगना पड़ेगा। यही वजह है कि गौहर इजाज़ को उनकी इसी पॉलिसियों की वजह से अगले निगरान वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया जा रहा है, और इसके पीछे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फ़ौज की मौजूदा क़यादत शामिल हैं। लेकिन इसकी राह में एक ही रुकावट है, और वो मियाँ नवाज शरीफ हैं, जो कि नजम सेठी को अगला वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो गेम ऑन हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि गौहर इजाज़ जो हैं वो अगले निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अगर ये निगरान वज़ीर आज़म बन जाते हैं तो ना सिर्फ जो IMF के साथ मौजूदा मुआहदा है ये पाया तकमील तक पहुंचेगा, बल्कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ग्रो कर जाएगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।